हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। एवरीडे साइंस का हमारा पार्ट चल रहा था। एसिड बेस सॉल्ट के बारे में अपन पढ़ रहे थे और एसिड हमने लगभग पढ़ लिया था। कुछ एसिड्स के एवरीडे लाइफ में यूजेज बच गए थे, उनके बारे में अपन बात करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड के हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ लिया था। अब हम जो बात करने वाले हैं उसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगला जो आता है हमारा वो आता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको कहते हैं HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या यूजेज है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का यूज रंग, औषधि, सफाई करने में किया जाता है। रंग उद्योग में यानी कलर इंडस्ट्री के अंदर किया जाता है। इसके अलावा हम बात करें औषधि, मेडिसिन बनाने में किया जाता है, सफाई के कार्य में होता है। हमारे घरों में जो तेजाब काम में आता है, जिसको नमक का तेजाब कहते हैं, वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही होता है। इसको नमक का तेजाब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको नमक के तेजाब के नाम से जाना जाता है। तो औषधि, सफाई के कार्य में इसका यूज होता है। एक हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था अम्लराज, जिसको अपन कहते हैं एक्वारेजिया। वो एक्वारेजिया निर्माण में किया जाता है, तो अम्लराज निर्माण में भी इसका यूज होता है। अम्लराज में बताया था मैंने आपको 3 भाग तो HCl का और 1 भाग किसका बताया था? HNO3 का। गोल्ड टेस्टिंग में इसका यूज होता है। अगला जो आता है हमारा वो आता है दोस्तों फार्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल आता है? फार्मिक अम्ल, जिसको मेथेनोइक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। तो नेक्स्ट जो आता है इसमें वो है हमारा फार्मिक अम्ल, या इसको कहा जाता है मेथेनोइक अम्ल बोलते हैं। फार्मिक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? HCOOH। ये किससे प्राप्त होता है दोस्तों? लाल चींटी, बर्र आदि में उपस्थित होता है। ये रेड आंट, लाल चींटी, बर्र क्या है? एक मधुमक्खी की प्रजाति होती है, उस बर्र के अंदर उपस्थित होता है। ये लाल चींटी में भी होता है, वर्र आदि में भी पाया जाता है। फार्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल का यूज कहाँ करते हैं? तो मेथेनोइक अम्ल जो होता है इसका यूज चमड़ा उद्योग में और जीवाणुनाशी के रूप में किया जाता है। तो चमड़ा उद्योग, लेदर इंडस्ट्री तथा जीवाणुनाशी के रूप में किया जाता है। बैक्टीरिया को नष्ट करने में भी किया जाता है। इसका यूज करते हैं, फार्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल का यूज करते हैं। अगला जो आता है हमारा उसका नाम है बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल की यदि हम बात करें तो बेंजोइक अम्ल जो होता है इसका फॉर्मूला होता है C6H5COOH। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में इसका यूज किया जाता है। फूड फूड प्रिजर्वेशन में इसका यूज होता है। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में किया जाता है। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में किया जाता है, जिसको बोलते हैं फूड प्रिजर्वेशन। किसमें किया जाता है? फूड प्रिजर्वेशन में किया जाता है। बेंजोइक अम्ल के बाद अगला जो आता है हमारा वो आता है साइट्रिक अम्ल। पेय पदार्थों में इसका यूज होता है। साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H8O7। ये साइट्रिक अम्ल किसमें होता है? नींबू में होता है, नारंगी में पाया जाता है। ये नींबू, नारंगी, आंवला। वैसे आंवले के अंदर एस्कॉर्बिक अम्ल भी होता है। नींबू, नारंगी, आंवला में कौन सा अम्ल पाया जाता है? यार अपना साइट्रिक अम्ल उपस्थित होता है। साइट्रिक अम्ल का उपयोग कहाँ करते हैं? पेय पदार्थों में किया जाता है। इसका यूज कहाँ करते हैं? पेय पदार्थों में करते हैं। इसके अलावा औषधि बनाने में किया जाता है। किसमें किया जाता है? औषधि बनाने में किया जाता है। पेय पदार्थों में किया जाता है, औषधि बनाने में होता है। नेक्स्ट आता है ऑक्सैलिक अम्ल। अगला जो आता है हमारा वो है ऑक्सैलिक अम्ल। ऑक्सैलिक अम्ल की यदि हम बात करें तो
ऑक्सैलिक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C2H2O4। ऑक्सैलिक अम्ल किसमें होता है, क्वेश्चन एक बार आरएस में प्रीलिम्स में आया हुआ है। C2H2O4 ये टमाटर में पाया जाता है। कपड़ों से स्याही, जंग आदि के दाग धब्बे हटाने में इसका यूज होता है। चमड़ा उद्योग में, कपड़ा उद्योग में भी इसका यूज होता है। तो ये टमाटर के अंदर उपस्थित होता है, टमाटर में उपस्थित होता है। इसका यूज कहां होता है, तो कपड़ों से स्याही, जंग आदि के दाग धब्बे हटाने हेतु इसका उपयोग करते हैं, ऑक्सैलिक अम्ल का यूज करते हैं। सबसे पहले इसको सारेल के वृक्ष से प्राप्त किया गया था। किससे प्राप्त किया गया है, इसको सारेल के वृक्ष से प्राप्त किया गया है। किससे प्राप्त किया गया है, सारेल के वृक्ष से इसको प्राप्त किया गया है। बाकी इसका जो ऑक्सैलिक अम्ल है इसका यूज चमड़ा उद्योग, कपड़ा उद्योग इनके अंदर किया जाता है। अगला आता है हमारा मैलिक अम्ल, जो कि सेब के अंदर पाया जाता है। मैलिक अम्ल का फॉर्मूला होता है C4H6O5। सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री बनाने में इसका यूज होता है। ये मैलिक अम्ल किसमें पाया जाता है, सेब में होता है, एप्पल में उपस्थित होता है। और इसका यूज कहां होता है, इसका यूज होता है सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री बनाने में इसका यूज होता है। अगला आता है टार्ट्रिक अम्ल। टार्ट्रिक अम्ल जो होता है वो अंगूर इमली में पाया जाता है। टार्ट्रिक अम्ल का फॉर्मूला होता है C4H6O6। और टार्ट्रिक अम्ल जो होता है ये किस में होता है, अंगूर तथा इमली में पाया जाता है। अंगूर तथा इमली के अंदर उपस्थित होता है टार्ट्रिक अम्ल। इसका यूज पाउडर बनाने में किया जाता है। टार्ट्रिक एसिड का पाउडर आता है, खट्टे पदार्थों के निर्माण में होता है। और एक आता है इसमें लास्ट ब्यूटायरिक अम्ल। इसमें मिलान वाला क्वेश्चन आ सकता है आपके, एक तरफ आपको स्रोत दे देगा, एक तरफ अपने का नाम दे देगा, मिलान करवाएगा कौन सा किसमें पाया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है C4H8O2 और ये मक्खन में पाया जाता है। किसमें होता है, ये मक्खन में उपस्थित होता है, बटर में पाया जाता है, बटर में उपस्थित होता है, मक्खन के अंदर पाया जाता है। तो ये तो गई हमारी किसकी बात, अम्लों की बात। अब हम बात करते हैं क्षार के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, क्षार के बारे में, जिसको कहा जाता है बेस। क्या बोलते हैं, बेस कहते हैं। एक मैं आपको बता रहा था इसमें सूचक के बारे में। जो सूचक होते हैं ना, अम्ल और क्षार का पता लगाने में इंडिकेटर का उपयोग होता है, सूचक का उपयोग होता है। और सूचक जो होते हैं वो एक तो प्राकृतिक सूचक भी होते हैं और एक कैसे होते हैं, कृत्रिम सूचक होते हैं। एक तो होते हैं प्राकृतिक, जिनको बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर, और एक होते हैं दोस्तों आर्टिफिशियल इंडिकेटर। कौन से होते हैं, आर्टिफिशियल इंडिकेटर होते हैं। प्राकृतिक सूचक के रूप में किस किस का उपयोग किया जाता है, तो एक तो हल्दी का प्रयोग करते हैं, एक इसमें लाल पत्ता गोभी भी आती है। ये सारे एनसीईआरटी के हैं, आपसे सीधा क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है। पिटूनिया है, हाइड्रेंजिया वगैरह आता है। पिटूनिया, हाइड्रेंजिया, हल्दी, लाल पत्ता गोभी। और एक बताया था मैंने आपको लिटमस पेपर। लिटमस पेपर बनाने में एक लाइकेन का उपयोग होता है, जिसका नाम है रोसेला लाइकेन। क्या नाम है, रोसेला लाइकेन का उपयोग लिटमस पेपर बनाने में किया जाता है। और कृत्रिम सूचक के रूप में तो किसका उपयोग करते हैं, फिनोफ्थलीन का यूज किया जाता है। इसके अलावा मिथाइल ब्लू का यूज करते हैं, फिनोफ्थलीन, मिथाइल ब्लू का यूज किया जाता है। तो ये अम्ल और क्षार का पता लगाने में इनका उपयोग होता है। अब बात करते हैं क्षार। जैसे अम्ल के बारे में मैंने आपको बताया था कि आर्हीनियस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अम्ल की परिभाषा दी थी।
ऐसे ही आर्हीनियस ने क्षार के बारे में बताया है। आर्हीनियस के अनुसार क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं या OH माइनस आयन प्रदान करते हैं, उनको क्या कहा जाता है? क्षार कहा जाता है। तो वैज्ञानिक आर्हीनियस के अनुसार, वैज्ञानिक आर्हीनियस के अनुसार क्षार क्या होते हैं? क्षार जो होते हैं वो क्या होते हैं? जो जलीय विलयन के साथ OH माइनस आयन प्रदान करते हैं, जलीय विलयन के साथ OH माइनस आयन प्रदान करते हैं, उनको क्या कहा जाता है? क्षार कहा जाता है, एल्कलाई कहा जाता है। तो क्षार और अम्ल क्या करते हैं? अम्ल देते हैं H प्लस आयन। क्या देते हैं? अम्ल H प्लस आयन देते हैं। जैसे अपन बात करें NaOH है, तो इसका जब जलीय अपघटन होगा तो Na प्लस आयन देगा, प्लस कौन सा आयन देगा? OH माइनस आयन देगा। कौन सा आयन देगा? याद रखना, ये OH माइनस आयन देता है। या कोई भी है, जैसे KOH है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, तो इसको तोड़ते हैं तो K प्लस आयन देगा, OH माइनस आयन देगा। तो जो भी OH माइनस आयन देगा उनको क्या कहा जाता है? याद रखना, क्षार कहा जाता है। एक ब्रॉस्टेड लॉरी के अनुसार मैंने आपको बताया था अम्ल प्रोटॉन दाता होते हैं और क्षार कैसे होते हैं? प्रोटॉन ग्राही होते हैं। दूसरा एक बताया था मैंने आपको, ब्रॉस्टेड एवं लॉरी के अनुसार, ब्रॉस्टेड एवं लॉरी के अनुसार अपन बात करें तो क्षार जो होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोटॉन ग्राही होते हैं। क्या होते हैं? क्षार क्या होते हैं? प्रोटॉन ग्राही होते हैं। तो दो वैज्ञानिकों ने इसकी परिभाषा दी है। इनको भस्म भी कहा जाता है। ये जो क्षार होते हैं ना, इनकी उत्पत्ति एक लैटिन भाषा के शब्द एल्कलाई से हुई है। एल्कलाई शब्द से हुई है, याद रखना। और एल्कलाई शब्द का जो मीनिंग होता है ना, वो होता है राख, जिसको अपन कहते हैं भस्म। तो राख या भस्म जो होती है वो क्षार के रूप में काम करती है। अम्लों के प्रभाव को कम करने के लिए क्षार का यूज किया जाता है। जैसे अपन लोग नहाते हैं तो साबुन लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? नहाते समय साबुन इसलिए लगाते हैं क्योंकि यदि अपन लगातार 2-3 दिन नहीं नहाते हैं तो हमारी स्किन एसिड छोड़ती है, और उस एसिड के प्रभाव को कम करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? क्षार का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? क्षार का यूज करते हैं, ताकि एसिड का प्रभाव क्या हो जाए? कम हो जाए। तो अगर आप, जैसे कई लोग हम देखेंगे अघोरी बाबा होते हैं, राख लपेट के रहते हैं, तो उससे भी काम चल जाता है। क्यों? राख क्या है? भस्म है। भस्म क्या है? क्षार है। तो अम्लों के प्रभाव को कम करने के लिए क्षारों का यूज भी करते हैं। कई लोग राख से पेस्ट करते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि एसिड के प्रभाव को कम करने के लिए किया जाता है। कई लोग बर्तन आज भी गांव में लोग राख से साफ करते हैं, तो बिल्कुल सही है। राख जैसा साबुन है, ऐसे राख है, दोनों ही क्या है? क्षार है, तो उसका यूज भी कर सकते हैं। अधिकांश क्षारक जो होते हैं वो जल में अविलेय होते हैं, और कुछ कैसे होते हैं? विलेय होते हैं। जल में विलेय क्षारकों को क्षार कहा जाता है। क्षार बोलते हैं एल्कलाई। जल में विलेय क्षारक जो होते हैं उनको क्षारक, जल में विलेय क्षारक, जल में विलेय क्षारक जो होते हैं इनको क्या कहा जाता है? क्षार बोलते हैं, या इनको एल्कलाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एल्कलाई कहते हैं। जैसे हम बात करें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जैसे हम बात करें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। दूसरा एक आता है इसका एग्जांपल, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा आता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? NaOH होगा। क्या होगा? NaOH होगा। एक आता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH होगा। तो ये सब क्या है? जल में विलेय क्षारक हैं। ये कैसे हैं? जल में विलेय क्षारक हैं। कुछ जल में अविलेय क्षारक भी होते हैं, जल में अविलेय हाइड्रोक्साइड भी होते हैं। कुछ जल में अविलेय हाइड्रोक्साइड भी होते हैं, जल में अविलेय हाइड्रोक्साइड भी हो सकते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं इनसॉल्युबल इन वाटर। जल में कैसे होते हैं? ये अघुलनशील होते हैं।
जल में अघुलनशील में कौन कौन से, जैसे फेरिक ऑक्साइड है, या अपन बात करें कॉपर हाइड्रोक्साइड है, लेड हाइड्रोक्साइड हो सकता है। तो कॉपर हाइड्रोक्साइड एक आता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड, एक आता है लेड हाइड्रोक्साइड, सीसा वाला, तो लेड हाइड्रोक्साइड है, कॉपर हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, ये सब किस में आते हैं, ये जल में अम्लीय क्षारकों में आते हैं। किस में आते हैं, जल में अम्लीय क्षारकों में आते हैं। अब अपन बात करते हैं कि क्षारों के गुण कौन कौन से हैं, प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं। प्रॉपर्टीज की बात करें कि गुण कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से गुण हैं। सबसे पहला गुण तो है क्षार अम्लों से क्रिया करके उदासीन हो जाते हैं और लवण और सॉल्ट का निर्माण करते हैं। ये अम्ल को भी क्या कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं। तो याद रखना, सबसे पहला है कि अम्लों को क्या करते हैं, उदासीन करते हैं, अम्लों को उदासीन बनाते हैं, अम्लों को न्यूट्रल बनाते हैं। क्या काम करते हैं, ये अम्लों को न्यूट्रल बनाते हैं। दूसरा गुण क्या है कि कोई भी अम्ल है, एसिड है, उसकी यदि क्षार से क्रिया कराई जाए, बेस से क्रिया कराई जाए, तो क्या बनता है दोस्तों, लवण बनता है, सॉल्ट बनता है, प्लस इसमें जल का निर्माण होता है, वाटर का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा, वाटर का निर्माण होगा। और जैसे अपन बात करें HCl प्लस क्षार क्या है, NaOH, इसकी क्रिया कराते हैं तो ये बनता है NaCl, तो सॉल्ट हो गया, साथ में जल बनेगा। इस अभिक्रिया को हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या बोलते हैं इसको, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो अम्ल क्षार क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और जल का निर्माण करते हैं। ये स्वाद में कड़वे होते हैं, स्पर्श करने पर चिकने महसूस होते हैं। तो ये स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं, स्पर्श करने पर चिकने महसूस होते हैं। स्पर्श करने पर कैसे महसूस होते हैं, ये चिकने महसूस होते हैं। स्पर्श करने पर कैसे महसूस होंगे बताओ, चिकने महसूस होते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है, ये क्षारों के ही क्या है दोस्तों, याद रखना उदाहरण है। जिंक धातु की यदि NaOH से क्रिया कराई जाए तो क्या बनता है, लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस का निर्माण भी होता है। तो जिंक धातु की क्रिया एक है, जिंक की क्रिया किससे करा रहे हैं अपन, NaOH से करा रहे हैं। किससे करा रहे हैं, NaOH, यहां पर लिखते हैं अपन 2NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया जिंक की करा रहे हैं, तो यहां पर एक बनता है Na2ZnO2। क्या बनता है, Na2ZnO2, इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। क्या बोलते हैं इसको, सोडियम जिंकेट कहा जाता है। साथ में इसमें हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। कौन सी गैस बाहर निकलती है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। दूसरा यदि अपन बात करें, अगला इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, अगर हम क्षारों की क्रिया किसी भी अधातु ऑक्साइड से कराते हैं तो भी क्या बनता है, लवण और जल बनता है। क्या बनेगा, लवण तथा जल बनेगा। यानी यदि हम ये कह सकते हैं, क्षार की क्रिया किसी भी अधातु ऑक्साइड से कराते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड से कराते हैं, कोई भी बेस है, उस बेस की अपन क्रिया किसके कराते हैं, नॉन मेटल। जैसे कार्बन एक नॉन मेटल है, तो कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड क्या बनेगा, अधातु ऑक्साइड बनेगा। तो इसको बोलते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड। तो क्षार की क्रिया अधातु ऑक्साइड से कराते हैं तो क्या बनता है, यातना अधातु क्रिया, अधातु के साथ क्रिया कराने से वो लवण बनेगा, यानी सॉल्ट बनेगा, साथ में वाटर का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, वाटर का निर्माण होता है। जैसे कोई भी क्षार ले लीजिए आप, एक अपन लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्रिया किससे करा रहे हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड से करा रहे हैं। क्या बनता है, एक लवण बनता है जिसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं इसको, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। साथ में क्या बनता है,
जल बनता है। क्या बनता है? साथ में जल बनता है। इनके विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है, अर्थात ये इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में काम करते हैं, विद्युत अपघट्ट के रूप में भी काम करते हैं। तो अगला पॉइंट कौन सा आता है? ये विद्युत अपघट्ट होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में काम करते हैं, विद्युत अपघट्ट के रूप में कार्य करते हैं, अर्थात इनका जो जलीय विलयन होता है वो विद्युत का क्या होगा? सुचालक होगा। इनका जो एक्वस सॉल्यूशन है वो क्या होगा? कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जलीय विलयन विद्युत का क्या होता है? इसमें सुचालक होता है। क्या होगा? जलीय विलयन विद्युत का क्या होगा? सुचालक होगा। दूसरा, जब हम जैसे लिटमस पेपर की बात करें तो ये अम्ल तो क्या करते हैं? नीले को लाल करते हैं। अम्ल तो नीले को लाल करते हैं और ये लाल को नीला कर देते हैं। क्या कर देते हैं? लाल को नीला कर देते हैं। तो लिटमस पेपर, ये लाल लिटमस पेपर को, लाल लिटमस पेपर को नीला बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लाल लिटमस पेपर को नीला बनाने का कार्य करते हैं। और मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देते हैं, फिनोप्थिलिन को गुलाबी कर देते हैं। फिनोप्थिलिन को गुलाबी, फिनेप्थोलिन को गुलाबी, तथा जो मिथाइल ऑरेंज आता है उसको क्या कर देते हैं? पीला कर देते हैं। मिथाइल ऑरेंज को क्या कर देते हैं? पीला कर देते हैं। तो ये सब क्षारों की क्या है दोस्तों? प्रॉपर्टी है। क्या है? क्षारों की प्रॉपर्टी है। इनकी पीएच वैल्यू की यदि अपन बात करें कि क्षारों की जो पीएच वैल्यू है वो पीएच वैल्यू कितनी होगी? तो पीएच वैल्यू जो होती है दोस्तों वो 7 से अधिक होती है। पीएच वैल्यू कितनी होगी? 7 से अधिक होती है। 7 से ज्यादा हो, 10.5 से कम हो तो उसको दुर्बल क्षारीय बोलते हैं। 10.5 से ज्यादा हो, 14 तक हो तो उसको स्ट्रॉन्ग बेसिक बोलते हैं या उसको प्रबल क्षारीय कहा जाता है। प्रबल क्षार संचारक होते हैं। जो प्रबल क्षार होते हैं ना, जिनको स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस, वो कैसे होते हैं? संचारक होते हैं। संचारक का मतलब कोरोसिव नेचर, यानी इनके संपर्क में कोई धातु वगैरह आती है, कपड़ा आता है तो वो भी धीरे धीरे नष्ट होने लग जाता है। हालांकि प्रबल अम्लों की तुलना में इनकी संचारक प्रवृत्ति क्या होती है? कम होती है। तो ये भी संचारक होते हैं, लेकिन इनकी संचारक प्रवृत्ति प्रबल अम्लों की तुलना में क्या होगी? कम होती है। इनकी संचारक प्रवृत्ति प्रबल अम्लों की तुलना में क्या होगी? याद रखना, कम होगी। क्षार तेल और वसाओं से क्रिया करके ग्लिसरॉल और साबुन बनाता है। हमने साबुनीकरण क्रिया पढ़ी थी, साबुनीकरण में यही आता है। तो क्षार जो होते हैं, एक पॉइंट और लिखना, क्षार तेल तथा वसाओं से, फैट, वसाओं से अभिक्रिया करके, जब वसीय तेलों की क्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो नहाने के साबुन प्राप्त होते हैं, और जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो कपड़े धोने के साबुन प्राप्त होते हैं। तो अभिक्रिया करके क्या होता है? क्या बनाते हैं? ये ग्लिसरॉल और किसका निर्माण करते हैं? ग्लिसरॉल और साबुन का निर्माण करते हैं। तो किसका निर्माण होता है? साबुन तथा ग्लिसरॉल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा? साबुन तथा ग्लिसरॉल का निर्माण होता है। तो ये सारे क्या है दोस्तों? ये क्षारों की प्रॉपर्टी है। क्या है? क्षारों की प्रॉपर्टी है, याद रखना।
तो ये हमने कुछ क्षारों की प्रॉपर्टीज के बारे में हमने बात की है। जैसे हमने अम्लों के प्रकार पढ़े थे ना, ऐसे क्षार भी हो सकते हैं, प्रबल क्षार भी होते हैं और दुर्बल क्षारक भी होते हैं। प्रबल क्षारक क्या होते हैं? यदि अपन क्षारकों की बात करें तो एक तो होते हैं प्रबल क्षारक, जिनको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, और एक होते हैं दुर्बल क्षार, जिसको बोलते हैं वीक बेस। प्रबल क्षारक का मतलब होता है ऐसे क्षारक जो जल में पूर्णतः विलय होते हैं और परिणाम स्वरूप अधिक मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं, उनको कहते हैं प्रबल क्षारक। क्या बोलते हैं? उनको प्रबल क्षारक कहा जाता है। तो ये जल में कैसे होते हैं? पूर्णतया विलय होते हैं। जल में कैसे होते हैं? पूर्णतः विलय होते हैं, कंप्लीटली सॉल्युबल इन वाटर, और अधिक मात्रा में OH माइनस आयन प्रदान करते हैं। अधिक मात्रा में OH माइनस आयन प्रदान करते हैं, उनको कहा जाता है प्रबल क्षारक। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और दूसरा आता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। तो ये तो कैसे होते हैं? प्रबल क्षारक होते हैं। और दुर्बल क्षारक का मतलब होता है जो जल में आंशिक रूप से विलय होते हैं, पार्शियली सॉल्युबल, जल में आंशिक रूप से विलय होते हैं, पार्शियली सॉल्युबल इन वाटर। जल में आंशिक रूप से क्या होते हैं? विलय होते हैं और कम मात्रा में OH माइनस आयन प्रदान करते हैं। कम मात्रा में OH माइनस आयन प्रदान करते हैं, उनको क्या कहा जाता है? दुर्बल क्षार के नाम से जानते हैं। जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल थ्राइस। तो ये हो गया हमारा प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। एक मैंने शायद पहले भी आपको बताया था कि किसी भी अम्ल है, कोई भी सांद्र अम्ल है, तो ये क्षार की बात तो हम कर चुके हैं। मैंने शायद पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि अम्ल को, यदि आपको किसी सांद्र अम्ल को तनु बनाना है तो क्या अम्ल में जल मिलाओगे या जल में अम्ल मिलाओगे? तो अम्ल में जल नहीं मिलाया जाता है, हमेशा जल में अम्ल मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? हमेशा जल में अम्ल मिलाया जाता है। क्योंकि जल में अम्ल क्यों मिलाते हैं? तो जब अपन अम्ल में जल मिलाएंगे ना तो उल्टा काम हो जाएगा, क्योंकि जल की विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज्यादा होती है, स्पेसिफिक ज्यादा होती है। अगर आपको अम्ल में जल मिलाओगे तो जल की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होने के कारण जो कांच का पात्र है, कांच का बर्तन है, वो चटक जाता है, जिससे अम्ल की छोटे मोटे छींटे आपके चेहरे पर जा सकते हैं। इसीलिए हमेशा जल में अम्ल मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? जल में अम्ल मिलाया जाता है, ताकि ऊष्मा आसानी से एब्जॉर्ब हो जाए और जो एसिड वगैरह है उसके अटैक से हम बच सकें। इसलिए याद रखना, हमेशा सांद्र अम्ल विलयन को तनु करने के लिए पानी नहीं मिलाना चाहिए, बल्कि धीरे धीरे पानी में क्या मिलाना चाहिए? अम्ल मिलाना चाहिए, और उसको हिलाते रहना चाहिए, ताकि जल के अंदर जब अम्ल मिलाते हैं तो ऊष्मा उत्पन्न होती है। जल की अधिक विशिष्ट ऊष्मा होने के कारण कई बार वो पात्र चटक जाता है और अम्ल की छींटे हमारे चेहरे पर, हमारे हाथों पर, हमारे कपड़ों पर आ सकते हैं, जिससे हमें हानि हो सकती है। तो इसलिए कभी भी या उतना अम्ल में जल नहीं मिलाना चाहिए, जल में धीरे धीरे अम्ल मिलाना चाहिए। तो ये हमारी किसकी बात हुई? अम्ल और क्षार की बात हुई है। फिर एक आता है इसमें लवण। लवण वगैरह क्या होते हैं? तो एक थोड़ा सा पार्ट है जो कि अपन इसकी पीपीटी से कर लेते हैं, और ये थ्योरेटिकल पार्ट है, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको साथ में ले लिया है। देखो इधर लवण क्या होते हैं? लवण क्या होते हैं? अगर हम बात करें लवण क्या है,
वे पदार्थ जो किसी अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं उनको क्या कहते हैं? लवण। जैसे मैंने आपको पहले भी अभी एग्जांपल बताया था, ये सबस्टांसेस फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन बिटवीन एंड एसिड एंड बेस। जब जिंक की क्रिया अपन सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो क्या बनता है? जिंक सल्फेट बनता है, साथ में कौन सी गैस बनती है? हाइड्रोजन गैस का निर्माण हो जाता है। तो जब भी किसी अम्ल की क्रिया क्षार से कराते हैं, एक मिनट रुकिए, ये रिएक्शन थोड़ी सी यहां पर मिसप्रिंट हुई है। देखो, अम्ल की क्रिया क्षार से करा रहे हैं, HCl प्लस NaOH, ये तो है हमारा एसिड और ये है बेस, पहले मैं कई बार बता चुका हूं इसको। ये बन जाता है NaCl प्लस H2O। क्या बन जाएगा ये? NaCl प्लस H2 बन जाएगा। तो अम्ल की क्रिया किससे करा रहे हैं अपन? क्षार से करा रहे हैं। तो क्या बनता है ये तो बनता है हमारा सॉल्ट, लवण, और ये क्या बनेगा? जल बनेगा, जिसको वाटर कहते हैं। क्या कहते हैं? जल को वाटर कहा जाता है। लवणों की यदि अपन बात करें तो लवण सामान्यतः बताओ कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं? ठोस अवस्था में होते हैं, सॉलिड स्टेट के अंदर होते हैं। इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा इनका दोस्तों? हाई होगा। जल में कैसे होते हैं? सामान्यतः घुलनशील होते हैं, यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर। इनका जलीय विलयन विद्युत का कैसा होता है? सुचालक। ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है, सीधा प्रश्न आ सकता है कि लवण के बारे में कौन सा कथन सही है। तो इनका जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आयनिक यौगिक होते हैं, ये आयनिक कंपाउंड्स के रूप में भी काम करते हैं। तो ये हमारा पार्ट हो गया कौन सा? लवण का। बस इतना याद रखना है। अब कई सारे लवण है जो अपन धातु, अधातु, उपधातु जो हमने पढ़े थे ना, उसमें हम पढ़ चुके हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड वगैरह है, इनकी दैनिक में क्या यूजेज वगैरह है वो अपन ने वहां पर पढ़ लिए हैं तत्व यौगिक मिश्रण वाले पार्ट में। फिर अपन बात करते हैं लवण के बाद, जब अम्ल क्षार लवण टॉपिक दिया हुआ होता है तो यहीं पर हम साथ में टॉपिक और पढ़ते हैं जिसका नाम है पीएच स्केल। क्या नाम है दोस्तों? पीएच स्केल। पीएच स्केल की यदि हम बात करें तो पीएच स्केल की खोज किसने की थी? सोरेनसन ने की थी। किसने खोज की थी? सोरेनसन ने की थी। पीएच स्केल का यूज कहां करते हैं? एसिड और बेस की सामर्थ्यता का पता लगाने के लिए पीएच स्केल का यूज किया जाता है। पीएच स्केल जो होता है वो कहां से कहां तक होता है? तो 0 से लगा करके 14 तक होता है। पीएच स्केल कहां से कहां तक होता है? 0 से लगा करके 14 तक होता है। यहां पी का मतलब होता है पोटेंश। पोटेंश किसका सूचक होता है? शक्ति का सूचक होता है। एच का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन। तो हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक क्या कहलाता है? पीएच कहलाता है। पीएच माइनस लॉग 10 H प्लस आयन, इसको क्या कहा जाता है? पीएच के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये पीएच का मतलब है। कुछ पीएच का मान विलयन की प्रकृति, अगर हम बात करें पीएच स्केल जो होता है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 यहां तक होता है। अगर विलयन की पीएच 0 से ज्यादा है और 3.5 तक है तो इसको बोलते हैं दोस्तों अति अम्लीय। क्या बोलेंगे इसको? अति अम्लीय बोलेंगे, या इसको कहा जाता है हाइपर एसिडिक। क्या बोलते हैं इसको? हाइपर एसिडिक कहा जाता है। 3.5 से ज्यादा है और 7 से कम है, 3.5 से तो ज्यादा है और 7 से कम है तो उसको बोलते हैं हम अम्लीय। क्या बोलते हैं इसको? अम्लीय कहते हैं, या इसको एसिडिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एसिडिक। 7 से ज्यादा है और 10.5 तक है तो इसको कहा जाता है दोस्तों क्षारीय, जिसको एल्कलाइन बोलते हैं। 10.5 से ज्यादा है, 14 तक है तो इसको कहा जाता है अति क्षारीय, या इसको बोलते हैं दोस्तों हाइपर एल्कलाइन। क्या बोलते हैं इसको? हाइपर एल्कलाइन। तो कई बार दे देता है, जैसे कोई भी स्रोत दे दिया कि बताओ इसकी पीएच इतनी है, ये कैसा होगा, तो इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। आपको नॉर्मल पता होना भी चाहिए भाई कौन सी अम्लीय होती है, कौन सी क्षारीय होती है। जैसे अपन कई सारे उदाहरण लेंगे इसमें, तो देखो इधर एक बार 0 से 3.5 तक की बात करें, 0 से 3.5 तक है तो प्रबल अम्ल होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। 3.5 तक है तो उसको क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे। 3.5 टू 7 के बीच में है तो क्या बोलेंगे? उसको वीक एसिड बोलेंगे। 7 है तो क्या बोलेंगे? न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा।
7 से ज्यादा है, 10.5 से कम है तो वीक बेस, और 10.5 से ज्यादा है तो क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस कहेंगे। इसको याद रखना। पीएच स्केल कहां से कहां होता है, 0 से 14 तक होता है। कुछ पदार्थों के पीएच मान आपको दे रखे हैं। जैसे अपन बात करें, कुछ पदार्थों के पीएच मान की बात करें अपन, कंसंट्रेट HCl की पीएच कितनी है बताओ, 0 है। डाइल्यूट HCl की पीएच 1 है। डाइल्यूट का मतलब होता है वाटर ऐड कर दिया जाता है। जठर रस गैस्ट्रिक जूस की पीएच कितनी है, 1.5। 1.5 से 2.5 तक भी मानते हैं। कितनी मानते हैं, 1.5 से 2.5 तक। HCl की पीएच कितनी होती है, 0.9 से 1.5। नींबू की रस की कितनी है, 2.5। शराब की कितनी है, 3.5। सिरका होता है विनेगर, विनेगर कितनी है, 4.0। वियर की पीएच कितनी होती है, 4.5। कॉफी की पीएच कितनी होती है, 4.5 से 5। मिल्क की पीएच कितनी होती है, 6.5। लार की पीएच 6.8 होती है। आसुत जल की पीएच, शुद्ध जल की पीएच होती है 7। लार की पीएच खाने से पूर्व तो होती है क्षारीय और खाने के बाद कैसी हो जाती है, अम्लीय। तो एवरेज इसकी जो पीएच मानी जाती है वो 6.8 तक मानी जाती है। ब्लड की पीएच कितनी है बताओ, 7.4 होगी। प्लाज्मा की पीएच 7.4। अंडे की पीएच 7.7। पित्तरस जिसको वाइल्ड जूस कहते हैं, वाइल्ड जूस की पीएच कितनी होगी, 7.7 से 8.1। मानव मूत्र की पीएच 4.5 टू 8.6 होगा। यानी ये जब मूत्र बनता है उस समय एसिडिक होता है और समय अवधि बढ़ने के दौरान कैसा हो जाता है, क्षारीय हो जाता है। अग्नाशयी रस पैंक्रेटिक जूस 8.1 टू 8.6 होती है। दंत मंजन की पीएच कितनी होती है, 8 होती है। टूथपेस्ट की पीएच कितनी होगी, 8 होगी। खाने का सोडा जिसको सोडियम बाई कार्बोनेट कहते हैं, जिसकी पीएच कितनी होगी, 8.5। धावन सोडा, वॉशिंग सोडा की पीएच कितनी होगी, 9। और सोडियम हाइड्रोक्साइड की पीएच कितनी होती है, 14 होता है। ये हाइपर एल्कलाइन होता है, अति क्षारीय होता है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है एनसीईआरटी के। अम्लीय मृदा की पहचान कैसे करते हैं, यदि पीएच 7 से कम है तो उसको क्या बोलते हैं, पीएच इज लेस देन 7, दैट इज कॉल्ड एसिडिक सॉइल। क्षारीय मृदा की पहचान कैसे करेंगे, पीएच उसकी हमेशा कितने से ज्यादा होनी चाहिए, 8 से ज्यादा होनी चाहिए। अम्लीयता को कम करने के लिए किसका यूज करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। क्षारीयता को दूर करने के लिए जिप्सम का यूज किया जाता है। पौधों की अच्छी वृद्धि के लिए मृदा का पीएच बताओ कितनी होनी चाहिए, 7 के आसपास होना चाहिए, नियर अराउंड 7। यदि वर्षा जल की पीएच 5.5 से कम है तो याद रखना उसको एसिडिक रेन बोलते हैं। कई बार क्वेश्चन आ चुका है। पीएच यदि 5.5 है, लेस देन 5.5, दैट इज कॉल्ड एसिडिक रेन। क्या बोलेंगे इसको, अम्लीय वर्षा के नाम से जानते हैं। अम्लीय वर्षा का मेन कारण क्या है, अभी लेटेस्ट 2025 में ही पेपर हुए हैं अभी कई सारे, उनमें क्वेश्चन आया हुआ है। SO2 और NO2 सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इनकी जब जल के साथ क्रिया होती है तो कौन सा अम्ल बनता है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है और नाइट्रिक अम्ल बनता है, जिसके कारण एसिडिक रेन होती है। मानव शरीर की जो उपयुक्त पीएच है वो कितनी होनी चाहिए, 7 टू 7.8 के बीच में होना चाहिए। दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है, उदर में अम्लता, पेट में एसिडिटी जब हो जाती है तो हम किसका यूज करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। पेट की अम्लता को दूर करने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं, जिसका यूज एंटी एसिड के रूप में किया जाता है। तो उदर में ये अम्ल की अधिक मात्रा को क्या कर देता है, उदासीन बना देता है। तो अम्लों के प्रभाव को हमेशा हम क्षारों से कम करते हैं। अम्ल के प्रभाव को कम करने के लिए किसका यूज करते हैं, क्षार का। जैसे हम डेली पेस्ट क्यों करते हो, मुंह अम्लीय हो जाता है। कभी भी मुखगुहा की पीएच 5.5 से कम नहीं होनी चाहिए। यदि मुखगुहा की पीएच 5.5 से कम होती है, मुखगुहा की पीएच यदि 5.5 से कम होती है तो यार ना दांतों का क्षरण होने लग जाता है, दांत क्या हो जाते हैं हमारे, खराब होने लग जाते हैं। इसीलिए सुबह जाग करके हम क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं। कई लोग 3-3, 4-4 दिन तक नहीं नहाते हैं, शरीर से बदबू आने लग जाती है। क्यों बदबू आती है, हमारी जो स्किन होती है ना वो एसिड छोड़ती है, इसीलिए हम साबुन का यूज करते हैं। अम्ल के प्रभाव को कम करने के लिए किसका यूज किया जाता है, साबुन का यूज किया जाता है, क्षार का यूज किया जाता है। दंत क्षय तो इसी में आ गया। तो पीएच का मान, मुंह का पीएच का मान कभी 5.5 से कम नहीं होना चाहिए। इसलिए नियमित रूप से क्या करनी चाहिए, हमें सफाई करते रहना बहुत ही जरूरी है। कीटों का डंक, जब भी कोई मधुमक्खी, चींटी वगैरह आपको काट जाए तो क्या करना चाहिए, घर में रखा हुआ जो हमारा खाने का सोडा होता है, जिसको अपन बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट,
उसको लगा लो, उससे क्या होगी, आपकी जलन मिट जाएगी। तो इंसेक्ट स्टिंग्स व्हेन ए वी आंट वाइट्स दे सीक्रेट एसिड इन देयर स्टिंग। जैसे कोई चींटी वगैरह हम काटती है वो एसिड छोड़ती है। चींटी का जो लैटिन नाम होता है वो फार्मिका होता है, क्योंकि इसमें फार्मिक एसिड पाया जाता है। तो उसमें थोड़ी मात्रा में पर क्या लगाना है, सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है, जिससे अम्ल का प्रभाव क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। यदि वर्षा के जल की पीएच 5.6 से कम है तो उसको क्या बोलते हैं, अम्लीय वर्षा बोलते हैं। मृदा की पीएच कितनी होनी चाहिए, 7 के आसपास ही होना चाहिए। तो ये था दोस्तों हमारा एसिड, बेस, सॉल्ट और पीएच स्केल वाला जो टॉपिक था, जो कि आपके एवरीडे साइंस का पार्ट है, ये हमारा यहां पर कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट एवरीडे साइंस में अपन बात करते हैं, आपके एक छोटा सा पार्ट आता है सीमेंट। इससे भी कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सीमेंट क्या है, सीमेंट किस किस का बना होता है, तो सीमेंट कैल्शियम एल्यूमिनेट Al2CO4 और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। आया हुआ क्वेश्चन है, पहली लाइन वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। कैल्शियम किसका बना होता है, कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम सिलिकेट का बना होता है। एक ग्रे रंग का बारीक चूर्ण होता है जिसमें अभिक्रिया करके, पानी से अभिक्रिया करके जमने का गुण पाया जाता है, दृढ़ हो जाता है, मजबूत बहुत ज्यादा हो जाता है। इसके आविष्कारक कौन है बताओ, जोसेफ एस्पिडन है। 1824 में इसकी आविष्कार किया था। प्रथम निर्मित सीमेंट का नाम क्या है, पोर्टलैंड सीमेंट है। फर्स्ट सीमेंट मैन्युफैक्चर्ड वाज पोर्टलैंड सीमेंट। जोसेफ एस्पिडन ने इसकी खोज की है। सीमेंट का यदि अपन रासायनिक संगठन की बात करें, केमिकल कंपोजिशन की बात करें, तो कैल्शियम ऑक्साइड कितना परसेंट होगा, 60 से 70%। सिलिकॉन डाइऑक्साइड कितना होगा, 20 से 25%। एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड कितना होता है, 5 to 10%। और फेरिक ऑक्साइड कितना होगा इसमें, 2 to 3% होता है। ये सीमेंट का कच्चा माल है, ये सीमेंट का केमिकल कंपोजिशन है, रासायनिक संगठन के रूप में काम करता है। अगर हम बात करें कि सीमेंट बनाने में रॉ मटेरियल के रूप में किसका यूज किया जाता है, सीमेंट बनाने में कच्चे माल के रूप में किसका यूज करते हैं, तो कच्चे माल के रूप में एक तो कैल्शियम कार्बोनेट का यूज करते हैं, एल्यूमिना का यूज किया जाता है, जिप्सम का यूज करते हैं, और एक कौन काम में आती है, रेत या सिलिका काम में आती है। इन सारे पदार्थों को लगभग 1700 से 1800 डिग्री सेल्सियस तापमान पर महीन पीस करके क्या किया जाता है, इनको गर्म किया जाता है। और जब इसको गर्म करते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है, सीमेंट का निर्माण होता है। सीमेंट के जमने की दर को बढ़ाने के लिए क्या मिलाया जाता है, एल्यूमिना। और सीमेंट की दर की जमने की दर को घटाने के लिए किसका यूज करते हैं, जिप्सम का यूज किया जाता है। इंपोर्टेंट पॉइंट है यार अपना, जमने की दर को बढ़ाने के लिए एल्यूमिना और जमने की दर को घटाने के लिए किसका यूज करते हैं, जिप्सम का यूज किया जाता है। एक अपन बोलते हैं गारा क्या होता है, मोटार। जब अपन देखा होगा कभी मकान बनते हुए मिस्त्री को सीमेंट में थोड़ी मात्रा में बालू मिलाता है, यानी बजरी मिलाता है, जल मिलाता है और सीमेंट मिलाता है, तीनों का जो घोल होता है उसको क्या बोलते हैं, मोटार या गारा कहते हैं। कंक्रीट क्या होती है, जब सीमेंट के साथ छोटे छोटे बालू तो है ही, सीमेंट के साथ छोटे छोटे कंकड़ पत्थर मिला ले तो उसको क्या बोलते हैं, कंक्रीट बोलते हैं। जो छत वगैरह की फिलिंग होती है ना, तो उसमें कंक्रीट का यूज किया जाता है। एक आता प्रबलित सीमेंट कंक्रीट, जिसको आरसीसी कहा जाता है, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। आरसीसी का नाम सुना होगा। किसी भी चीज को मजबूती देने के लिए जब लोहे की जाल वाली व्यवस्था अपनाई जाती है, जिसे आजकल जो छत वगैरह डलती है वो आरसीसी की डलती है, पिलर वगैरह बनते हैं आरसीसी के बनते हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, आरसीसी कहते हैं। मकान की छत पुल आदि बनाने में काम में आता है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है। सीमेंट की खोज किसने की थी, जोसेफ एस्पिडन ने। सीमेंट किस किस का बना होता है, कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम सिलिकेट का बना होता है। सिलिका का सूत्र क्या है, SiO2। सीमेंट की जमने की दर को घटाने के लिए किसका यूज करते हैं, जिप्सम का यूज किया जाता है। अब एक छोटा सा पार्ट है विस्फोटक पदार्थ, जो कि एवरीडे साइंस का ही पार्ट आता है। कोई क्वेश्चन आ जाए यहां से तो एक बार थोड़ा सा देख लो हल्का हल्का। विस्फोटक पदार्थ क्या होते हैं, विस्फोटक पदार्थ का मतलब होता है ऐसे पदार्थ जिनका दहन तीव्र गति से होता है और दहन के साथ अत्यधिक ऊष्मा, तीव्र साउंड, लाउड साउंड उत्पन्न होती है, उनको क्या कहते हैं, विस्फोटक पदार्थ कहते हैं। विस्फोटक पदार्थ में सबसे पहला कौन सा आता है, ट्राई नाइट्रोटालुइन, जिसको बोलते हैं TNT। शॉर्ट में क्या कहा जाता है, TNT के नाम से जाना जाता है। जब टालुइन का सांद्र नाइट्रिक अम्ल के और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है, किसको, टालुइन को
जब सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो याद रखना क्या प्राप्त होता है, टीएनटी प्राप्त होता है। और टीएनटी जो होता है ये स्वयं विस्फोटक के रूप में प्रयुक्त होता है। किसके रूप में प्रयुक्त होता है, स्वयं विस्फोटक के रूप में प्रयुक्त होता है, ट्राइनाइट्रोटॉलुएन। अगला जो आता है हमारा वो है डायनामाइट। डायनामाइट का नाम तो हमने खूब सुना होगा। इसका आविष्कार किसने किया था, अल्फ्रेड नोबेल ने किया था, 1866 ईस्वी में किया था। कब किया था, 1866 ईस्वी में किया था। कैसे बनाया जाता है इसको, नाइट्रोग्लिसरीन को किसी निष्क्रिय पदार्थ जैसे कीजिल गुड़ या लकड़ी के बुरादे से अवशोषित करके बनाया जाता है। याद रखना इसमें नाइट्रोग्लिसरीन की जगह वर्तमान में किसका यूज किया जा रहा है, सोडियम नाइट्रेट का यूज किया जा रहा है। 1866 में खोज की थी अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा, डायनेमाइट का आविष्कार किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आरडीएक्स का नाम आपने सुना होगा। आरडीएक्स जो है इसका रासायनिक नाम क्या होता है, साइक्लोट्राई मिथाइलिन ट्राइनाइट्रामाइन। क्या होता है, साइक्लोट्राई मिथाइलिन ट्राइनाइट्रोमाइन। वैसे आरडीएक्स का एक नाम और होता है, अपन को जो आरडीएक्स तो विस्फोटक पदार्थ रूप में काम में आता है ना, इसका एक नाम याद रखना, रॉयल डिमोलिशन ये तो संस्था का नाम है, रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव, और रॉयल डिमोलिशन एक्सप्लोसिव, रॉयल डेमोलिशन एक्सप्लोसिव, ये आरडीएक्स का पूरा नाम होता है। रासायनिक नाम होता है साइक्लोट्राई मिथाइलिन ट्राइनाइट्रामाइन। रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव। इसको एक बार यहां से हटा देता हूं मैं, यहां से रॉयल डिमोलिशन एक्सप्लोसिव। ये सफेद दानेदार पाउडर होता है जिसकी खोज किसने की थी, जर्मनी के हंस हेनिंग ने खोज की थी। किसने खोज की थी इसकी, जर्मनी के हंस हेनिंग ने खोज की थी। इसे प्लास्टिक विस्फोटक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लास्टिक विस्फोटक बोलते हैं। एल्यूमिनियम यदि इसमें चूर्ण थोड़ी मात्रा में मिला दिया जाए तो इसकी विस्फोटक जो क्षमता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसे नोबेल का तेल कहा जाता है। यह एक रंगहीन और तेलीय द्रव है। कैसा द्रव है ये, रंगहीन तेलीय द्रव है। इसे ग्लिसरीन की सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके बनाया जाता है। जब ग्लिसरीन की सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करते हैं तो इसको बनाया जाता है। इसकी खोज कब हुई थी, 1846 में हुई थी। ये डायनेमाइट बनाने में काम में आता है। किस में काम में आता है, डायनामाइट बनाने में काम में आता है। तो ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन के रूप में इसको जाना जाता है। इसको नोबेल के नाम से जाना जाता है, नोबेल ऑयल बोलते हैं इसको, नोबेल ऑयल के नाम से जाना जाता है। कलरलेस होता है, रंगहीन तेलीय द्रव है ये। और डायनामाइट बनाने में किसका यूज किया जाता है, टीएनजी का यूज होता है। अगला आता है ट्राइनाइट्रोफिनॉल। ट्राइनाइट्रोफिनॉल जिसको पिक्रिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पिक्रिक अम्ल कहा जाता है। इसका जो निर्माण होता है वो किसमें होता है, किसका निर्माण कैसे किया जाता है, तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल यानी H2SO4 और HNO3 की जब फिनॉल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो किसका यूज होता है, किसका निर्माण होता है, ट्राइनाइट्रोफिनॉल का निर्माण होता है। और इसका यूज कहां होता है, पहाड़ तोड़ने के लिए किया जाता है। कहां किया जाता है इसका यूज, पहाड़ तोड़ने के लिए किया जाता है। कहां करते हैं इसका यूज, पहाड़ तोड़ने के लिए किया जाता है। अगला एक आता है कार्डाइट।
इससे नाइट्रोग्लिसरीन और नाइट्रोसेलुलोज द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा बनाया जाता है इसको? नाइट्रोग्लिसरीन और नाइट्रोसेलुलोज के द्वारा बनाया जाता है। इसका आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। एक गन पाउडर आता है, गन पाउडर खोज किसने की थी? रोजर बेकन ने की थी। वर्तमान में एक प्रचंड विस्फोटक पदार्थ जो होते हैं हमारे आरडीएक्स, टीएनटी, इनकी तुलना में थोड़ा सा हल्का विस्फोटक पदार्थ होता है। पटाखे वगैरह जो बनाए जाते हैं ना, उनके निर्माण में इसका यूज होता है। नेक्स्ट आता है पेंटा इरेथ्रिटोल, और ये अत्यंत प्रचंड विस्फोटक पदार्थ के रूप में भी इसको जाना जाता है। पेंटा इरेथ्रिटोल टेट्रानाइट्रामाइन पूरा नाम होता है इसका। एक अमाटोल्स आता है, अमाटोल्स अमोनियम नाइट्रेट और बेरियम नाइट्रेट को मिलाकर के बनाया जाता है। तीव्र विस्फोटक पदार्थ के रूप में अमाटोल्स का यूज होता है। एक आता है बराटोल्स, ट्राइनाइट्रोटालुइन और वेरियम नाइट्रेट मिलाकर के प्राप्त करते हैं। माइंस वगैरह को नष्ट करने में किसका यूज किया जाता है? बराटोल्स का यूज होता है। इसका यूज होता है, बराटोल्स का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है पिकोटाइन लिक्विड एक्सप्लोसिव, PLX, पिकाटिन लिक्विड एक्सप्लोसिव। आत्मघाती हमलावर, आपने सुना होगा कई बार कि आत्मघाती हमलावर होते हैं, बहुत कोई भी विस्फोटक पदार्थ लेकर के आते हैं, भीड़ भाड़ में चले जाते हैं, खुद भी मर जाते हैं और वहां के 10, 20, 50, 100, 1000 लोगों को भी मार देते हैं। उसको आत्मघाती हमलावर बोलते हैं। तो आत्मघाती हमलावरों के द्वारा किया जाता है। एथिलीन डायोमाइन और नाइट्रोमीथेन से मिलाकर के एक विस्फोटक पदार्थ बनता है, जिसका उपयोग करने वाला प्रयोगकर्ता भी इसकी किया जाता है, चपेट में आ जाता है। तो इसको पिकाटाइन लिक्विड एक्सप्लोसिव के नाम से जाना जाता है। अगला आता है औषधियां। अगला एक छोटा सा पार्ट आता है औषधियां। ये भी एवरीडे साइंस का ही पार्ट है। हल्की ये जो विस्फोटक पदार्थ है, औषधियां हैं, इनको आपको बहुत ज्यादा रटना नहीं है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है, हल्का हल्का देखना है, पूरा पूरा नाम देख लेना, उसी से आपका काम हो जाएगा। ये एक्स्ट्रा चीज है ताकि आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो, बाई चांस यहां से भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो। औषधियों की बात करें, कुछ औषधियां भी हैं जो कि एवरीडे साइंस में काम में आती हैं। ऐसे पदार्थ जो रोगों के निदान में प्रयोग में लाए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? औषधि कहते हैं। जैसे एक आती दर्द निवारक, जिनको एंटीपायरेटिक्स बोलते हैं। बदन दर्द, बुखार उतारने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। एस्प्रिन, प्रश्न आया हुआ है, एस्प्रिन, क्रोसिन है, पैरासीटामोल है, पायरोमिडिन है, इनका यूज दर्द निवारक एंटीपायरेटिक्स के यूज में किया जाता है। दीज आर यूज टू रिलीव बॉडी एक्स एंड फीवर, शरीर के दर्द और फीवर को कम करने के लिए काम में लाए जाते हैं। अगला एक आता है निश्चेतक, जिसको एनेस्थीसिया बोलते हैं। शरीर में कुछ समय के लिए संवेदना को कम करने के लिए निश्चेतक का प्रयोग करते हैं। कई लोग होते हैं नींद नहीं आती है, नींद की दवाई खा करके सोते हैं, एनेस्थीसिया ले लेते हैं, बेहोशी में सोते हैं एकदम बिल्कुल। विलियम मॉर्टन ने डाई एथिल ईथर के रूप में इसका यूज किया था, 1846 में इसका निर्माण किया था। निश्चेतक के रूप में काम में आता है, बेहोशी लाने में, कुछ समय के लिए शरीर को संवेदनाहीन करने के लिए काम में लाया जाता है। कुछ और निश्चेतक हैं जैसे सल्फोनल, क्लोरोफार्म, नाइट्रस ऑक्साइड, ये N2O है जिसको हंसाने वाली गैस कहते हैं, इसका यूज निश्चेतक के रूप में भी करते हैं। बेरोनल, कोकीन, क्लोरोप्रोपेन, डाइजीपाम, ये सब क्या है? प्रमुख निश्चेतक के रूप में काम करते हैं। एक आते प्रतिरोधी, एंटीसेप्टिक। प्रतिरोधी क्या होते हैं? जो हमारी बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि को रोकते हैं ना, उनको कहा जाता है प्रतिरोधी। जैसे प्राचीन काल में तो सिरका और सिडार के तेल का यूज किया जाता था। वर्तमान में आयोडीन है, टिंचर आयोडीन, फिनॉल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, फॉर्मेल्डिहाइड, हाइपोक्लोरस अम्ल, एथिल अल्कोहल, बोरिक अम्ल, इन सब का यूज प्रतिरोधी के रूप में या एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। अगला था जीवाणुरोधी, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स याद रखना केवल और केवल जीवाणुओं पर ही काम करते हैं। क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, जीवाणुओं को मारने, उनकी वृद्धि रोकने के लिए किसका यूज करते हैं? एंटीबायोटिक्स का। मैंने आपको बताया था 1928 में डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पहला एंटीबायोटिक बनाया गया था, जिसका नाम था पेनिसिलिन। क्या नाम था? पेनिसिलिन, जिसकी खोज पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से की गई थी और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको बनाया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में सर्वप्रथम प्रथम एंटीबायोटिक औषधि पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। कुछ एंटीबायोटिक हैं जैसे पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, जेंटामाइसिन, सेफेलोस्प्रिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, रिफेमाइसिन, क्लोरोमाइसिटिन, जीवाणुरोधी औषधियां हैं। मेन आपको याद रखना है प्रथम एंटीबायोटिक, बस केवल ये, बाकी थोड़ा थोड़ा हल्का देख लेना, इतना बहुत ज्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है। सल्फा ड्रग्स क्या होती है? सल्फर और नाइट्रोजन होते हैं। सल्फा औषधि, सल्फानिलमाइड,
सबसे पहली है 1908 में बनाई गई थी। कुछ प्रशांतक के रूप में काम में लाए जाते हैं जो कि हमारे सीएनएस पर प्रभाव डालते हैं, शांति देते हैं, कुछ समय के लिए शांति देते हैं। कई लोग होते हैं नींद की दवाई खाकर सोते हैं, वो प्रशांतक कहलाते हैं। नींद की दवाई बनाने में किसका यूज करते हैं? पोटेशियम ब्रोमाइड का यूज करते हैं, केबीआर का यूज किया जाता है। ये कुछ समय के लिए हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को शांत कर देते हैं। कई लोग अफीम खा के सोते हैं, भांग खा के सोते हैं, ये सब क्या है? ये प्रशांतक के रूप में काम में लाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है दर्दनाशक। दर्द दूर करने के लिए जो दवाई काम में लाई जाती है, जैसे मॉर्फिन है, इसका यूज किस में करते हैं? दर्दनाशक के रूप में। आ चुका है एक बार क्वेश्चन एग्जाम में, याद दर्दनाशक के रूप में किसका यूज करते हैं? मॉर्फिन का यूज किया जाता है। कुछ कीटनाशक होते हैं जो कि कीटों के नियंत्रण में काम में आते हैं। कोई कीड़े वगैरह होते हैं छोटे मोटे, उनको नष्ट करने में काम में आते हैं, जो कि मनुष्य और घरेलू हमारे जो सामान होते हैं उनको नुकसान पहुंचा देते हैं। किस किस का? जैसे मच्छर है, मक्खी, खटमल, जो चूहा, गिलहरी, खरगोश आदि आते हैं। इनको मारने के लिए, इनको नष्ट करने के लिए एलिथ्रिन, पायरेथ्रिन, जिंक सल्फाइड, रोडेंटिसाइड चूहे मारने वाला होता है। जिंक फॉस्फेट का उपयोग भी चूहे मारने की दवाई में किया जाता है। पोटेशियम साइनाइड, एल्यूमिनियम फॉस्फेट, डीडीटी, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, डीडीटी, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। तो डीडीटी का यूज किया जाता है। बीएससी क्या है? बीएससी का पूरा नाम होता है बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। क्या होता है? बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, बीएससी। तो इनका यूज किस में किया जाता है? कीटनाशक के रूप में किया जाता है। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने एवरेज साइंस वाला जो पार्ट था वो यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। तो एवरेज साइंस के हमारे कई सारे पार्ट हो चुके हैं, इससे पहले भी लगभग आपके 7 पार्ट हो चुके हैं। इसमें हमने धातु, अधातु, उपधातु, हेलोजन परिवार, इसके अलावा अम्ल, क्षार, लवण वगैरह क्या होते हैं, लवणों के दैनिक जीवन में क्या यूजेज हैं, पीएच स्केल वगैरह क्या होता है, ये सारी बातें हमने इस टॉपिक में की हैं। सीमेंट है, औषधियां हैं, विस्फोटक पदार्थ पे हमने पढ़ लिए हैं। अब देखो एवरीडे साइंस का तो कोई और नहीं है, आप चाहो तो कितने भी टॉपिक पढ़ लो, लेकिन आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन कम है तो उसको देखते हो तो ये बहुत मैटर है, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला। तो निश्चिंत रहें, आप बढ़िया रहें, आप इन्हीं को पढ़ते रहें। बाई चांस कोई क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी जनरली अपन इतनी मेहनत कर रहे हैं कि आपके साथ 100% मेहनत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब आप इसको कितना भुनाते हो, कितना पढ़ते हो, डिपेंड आपके ऊपर करता है। अब जैसे आपके एवरीडे साइंस में सेल वाला चैप्टर भी आता है, कोशिका वाला, तो मैं क्वेश्चन ले लूंगा उसके कुछ इंपोर्टेंट, जहां से आपको थोड़ा सा कोई एक आध क्वेश्चन ऐसा मिल जाए तो वो भी अपन देख लेंगे। बाकी एवरीडे साइंस में अपन को इतना ही पढ़ना है। यूं तो टॉपिक बहुत सारे होते हैं, लेकिन अपने नंबर ऑफ क्वेश्चन वैसे ही कम है, टॉपिक बहुत ज्यादा है, तो इतना पढ़ लेंगे वो ही काफी है। बहुत ज्यादा मैं आपको पढ़ाऊं तो वो भी बहुत ज्यादा उचित नहीं होगा। ठीक है, तो एकदम मोर एंड सफिशियंट है ये, सफिशियंट से भी ज्यादा अपन ने मैटर बहुत अच्छे तरीके से अपन ने मैटर यहाँ पर तैयार किया है। ठीक है, ये संस्था आपके लिए हमेशा मेहनत के लिए है, नाम से चलती है, मेहनत के लिए है। मेहनत आप अच्छी करोगे तो निश्चित सी बात है हम भी आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, तो कोई इशू नहीं होगा, हम लगातार इसको पढ़ते रहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।